जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का 5 नंबर वाला जो आप लोग का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसका इम्पोर्टेंट सवाल हम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम लोग यहाँ देखते हैं 6 नंबर से। देखिए क्या है क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। मतलब एक देश दूसरे देश में संबंध कैसे है, दूसरे देश से संबंध बनाने में कैसा है, क्या प्रभाव है, उसके बारे में पूरा आपको विस्तार से वर्णन करना। चलिए हम लोग समझते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार, तकनीक, संस्कृति और विचार आपस में जुड़ते हैं। इससे पूरा विश्व एक बाजार और एक परिवार की तरह जुड़ जाता है। मतलब इसमें एक देश से दूसरे देश में संबंध रखने से व्यापार में बढ़ावा होता है, सांस्कृतिक रूप से लेन देन होता है, तकनीकी रूप से विकास होता है देशों का, वही लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका प्रभाव का एक एक करके हम लोग जो पूरा क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए, व्यापार में वृद्धि, देशों के बीच व्यापार बढ़ा है जिससे वस्तुएं सस्ती और आसानी से उपलब्ध हुई। मतलब यहाँ इसका कहना है कि भारत में कोई चीज, जैसे कपड़ा पहले के जमाना में चरखा के द्वारा बनाया जाता था तो वो काफी मुश्किल था, उस तरह से ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। इसी कारण विदेशी कंपनियों ने आके यहाँ उन कपड़ों को आसानी तरीके से मशीनों के द्वारा उसको बनाया। तो वही लिखा हुआ है, व्यापार में वृद्धि हुआ, उस तरह से ज्यादा कपड़ा बनने लगा, उसके बाद आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा कपड़ा पहुंचने लगा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, तकनीकी विकास। नई तकनीक और आधुनिक मशीनें आई जिससे उत्पादन और संचार तेज हुए। यहाँ तकनीकी विकास में जैसे संचार, यहाँ जो लिखा, पहले मशीन समझ लेते हैं। मशीन जो आजकल एक से एक देख रहे हैं, जो बड़ा बड़ा फोटोकॉपी का मशीन होता है या कैमरा वगैरह या गाड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, वो सारे विदेश के रहते हैं। बहुत सारे विदेश के भी कंपनियों के गाड़ी रहता है। तो वही मशीनों में एक से एक वृद्धि हुई है। और संचार में काफी, जो आप अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे विदेशी कंपनियां हैं। विदेशी कंपनियों का यहाँ एक ये प्लेटफॉर्म है जिसपे लोगों के द्वारा संचार, कोई भी क्षेत्र में कुछ भी काम, मतलब घटना घटता है या न्यूज आता है, दिल्ली में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, अलग अलग देश राज्यों में क्या हो रहा है, उसकी खबर को तेजी से पहुंचाया जाता है। वही है रोजगार में अवसर। नेक्स्ट देखिए, रोजगार में अवसर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के आने से नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मतलब जितने भी विदेशी कंपनियां आए हुए हैं भारत में, जो अपना कंपनी अभी लगाए हुए हैं, तो भारत के लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार में एक बढ़ावा मिला। जितना लोग अभी भारत में, जितना जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत यहाँ बेरोजगारी है। तो वही विदेशी कंपनियां आए, कंपनी लगाए, तो वो आदमी खोजेंगे अपने काम करने के लिए, तो रोजगार में भी अवसर प्रदान हुआ है। आगे देखिए क्या है, जीवन स्तर में सुधार। अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद और सेवाएं मिलने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। यहाँ बोला गया कि अच्छी गुणवत्ता, मतलब भारत में कोई चीज जो है वो काफी मुश्किल तरीका से, चाहे फसल हो या फसल में भी अभी चाइना, चीन का काफी यहाँ पर कुछ भी खान पान का बहुत चाइना का प्रोडक्ट यहाँ है भारत में। तो वही अच्छी तकनीकी का विकास हुआ है। वही अब आगे देखिए, संस्कृति पर प्रभाव। विदेशी संस्कृति पर प्रभाव बढ़ा जिससे खान पान, पहनावा और जीवन शैली में काफी परिवर्तन है। यहाँ जैसे एक देश दूसरे देश से सीखते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, तो दूसरे देशों को अच्छा भारत में अपनाए, या भारत का जो संस्कृति है वो दूसरे देश वालों ने अपनाए, तो कहीं ना कहीं संस्कृति पर भी एक प्रभाव आया है वैश्वीकरण से। तो हम लोग वैश्वीकरण का ये पूरा डिटेल से समझ लिया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय संघवाद के बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। समझते देखिए, भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसे भारतीय संघवाद कहा जाता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग शक्तियां के बारे में बताया गया है, उसी को संघवाद कहते हैं। देखिए समझते हैं उनका प्रमुख विशेषताएं हम लोग। शक्तियों का विभाजन, दोनों केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। देखिए शक्तियों के 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
ये संघ सूची है, ये केंद्र सरकार के अंडर आता है, मतलब ये केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर सकते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों चेंजिंग मतलब बदलाव कर सकते हैं या कोई नियम बना सकते हैं। संघ सूची में हो गया आपका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 1-2 वायुसेना हो गया, सेना, बंदरगाह, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची में हम लोग का शराब पर पाबंदी लगाना या राज्य सरकार, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और ये समवर्ती सूची में जंगल और ये कृषि पर नियम बनाना, ये सब जो है ये दोनों कर सकते हैं ये काम। समवर्ती सूची में इनका कोई अगर नया रूल लाना हो, कोई रूल को हटाना हो, ये सब समवर्ती सूची में आता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है और संविधान की रक्षा करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई भी वैसा होता है, विवाद होता है, तो उसका सॉल्यूशन न्यायालय करता है। आगे देखिए अब क्या है, लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियां का स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसमें लिखित संविधान ये है कि संविधान में ये लिखा हुआ है केंद्र सरकार का ये काम है, राज्य सरकार का ये काम है, और जैसे समवर्ती सूची फिर दोनों का क्या काम है, दोनों किसमें क्या नियम कर सकते हैं, वो है लिखा हुआ। अगला देखिए, एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। इसमें कोई भी नागरिक को कैटेगरी वाइज नहीं रखा गया कि आपको प्रथम श्रेणी में रखा गया, आपका द्वितीय श्रेणी में, आपको तृतीय श्रेणी में, नहीं। सारे इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, ये सारा एक है। नागरिकता सभी को एकता प्राप्त है कि आप सभी को समानता का अधिकार है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्या है, मजबूत केंद्र। भारतीय संघवाद में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है जिससे देश की एकता बनी रहती है। इस संघवाद में जैसे संघ सूची केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ज्यादा शक्तियों का बंटवारा किया, ज्यादा शक्तियों मिला है हमारे यहाँ केंद्र सरकार को। तो यही था हम लोग का भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं। अगर आप इसमें और इससे एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं, आपके पास कुछ और नॉलेज है, तो आप ये बेझिझक होके लिखिए। ये नहीं कि आपको ये डिटो, हम तो ये समझाने के लिए बस आपको ये लिखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। बाकी बात अगर आप अपने अकॉर्डिंग जानते हैं, चाहे हम जो बोले भी उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो आप जरूर लिखिएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। मतलब सत्ता का जब बंटवारा होता है तो उससे आप क्या समझते हो, उससे आपको क्या लाभ होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से लिखना है। देखिए समझते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की शक्तियों को केवल केंद्र सरकार तक सीमित न रखकर राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय मतलब पंचायत, नगर पालिकाओं आदि को भी सौंप देना। इससे निर्णय जनता के अधिक निकट लिए जाते हैं। अब उसके हम लोग लाभ के बारे में बात करते हैं कि उससे क्या हम लोग का लाभ होता है सत्ता के विकेंद्रीकरण से। पहला, लोकतंत्र मजबूत होता है। जब जनता स्थानीय स्तर पर निर्णयों में भाग लेती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मतलब जब जनता कोई भी चीज होता है सत्ता में, तो उसमें जब भाग लेती है जनता, तो उसमें हम लोग का काफी लाभ होता है। आगे देखिए क्या, प्रशासन अधिक प्रभावी होता है। स्थानीय समस्याओं को समाधान स्थानीय स्तर पर जल्दी और बेहतर ढंग से हो पाता है। प्रशासन हर एक, आप प्रखंड में देखते हो एक थाना रहता है, प्रशासन रहता है, तो उसमें सौंप दिया रहता है कि इतना प्रखंड के इतने क्षेत्र में आपका यहाँ शासन चलता है, तो उसमें काफी समाधान बेहतर तरीका से हो पाता है। आगे जन भागीदारी बढ़ती है, लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है जिससे जागरूकता बढ़ती है। इसमें कोई भी आम आदमी जैसे चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें जनता भी भाग ले सकती है। तो वही है, जन भागीदारी बढ़ती है इससे लोगों को। आगे क्या, सत्ता का दुरुपयोग कम होता है। सत्ता कई स्तरों पर बांटने से किसी एक के हाथ में अधिक शक्ति नहीं रहती।
भारत में सत्ता, आप भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी सत्ता हासिल कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है। अगला देखिए क्या, स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है। गांव और शहरों के का विकास तेजी से होता है क्योंकि योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनती है। मतलब आपके गांव में कोई चीज का समस्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका समस्या का समाधान किया जाता है। तो वही लिखा हुआ था, स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलती है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको पूरा विस्तार से लिखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन देशों का संगठन है जो किसी भी बड़े शक्ति गुट जैसे अमेरिका या रूस में शामिल नहीं होते और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। इसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से हुई। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। अब ये तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ लें, क्या था इसका डिफिनेशन। अब इसके हम लोग क्या उसका है ये प्रमुख उद्देश्य क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या प्रमुख उद्देश्य, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला है स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना। किसी भी शक्ति गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीति अपनाना। मतलब किसी भी देशों के दबाव में आए बिना दूसरा देश अपना राष्ट्रीय नीति को बनाए रख सकता है, वही है। आगे देखिए क्या है, विदेश विश्व शांति बनाए रखना। देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर युद्ध और तनाव को कम करना। जैसे कोई भी देश अगर आपसी दो देश लड़ते हैं तो उसमें वो लड़ाई ना करके विश्व शांति के लिए वो कुछ अपने मीटिंग करके बात करके अपना विश्व शांति बनाए रखना चाहिए। आगे देखिए क्या, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। सभी देशों को स्वतंत्र दिलाने और शोषण का विरोध करना। मतलब कोई भी देश दो देश से लड़ रहा है तो उसका कोई भी शोषण ना हो, वही साम्राज्यवाद का विरोध ना करना, किसी भी देश के प्रति द्वेष भावना ना रखना, वही लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है, विकासशील देशों का सहयोग। गरीब और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। जैसे कोई भी देश गरीब है तो उसका सहयोग करना। अब आगे क्या है लास्ट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। हथियारों की होड़ का कम कर विश्व को सुरक्षित बनाना। मतलब हथियार वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करना और विश्व को पूरा शांति बनाए रखना ताकि दूसरे आपसी मतभेद ना हो, देशों के बीच में शांति बनाए रखे, वातावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, वही है। ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर था। अब आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हम लोग को क्या है। देखिए अब हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यूएनओ के बारे में आपको पूरा डिटेल से विस्तार से लिखना है। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ को मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखना। मतलब विश्व में किसी भी देश दो देशों के बीच में आपसी मतभेद होता है तो उसका जो सॉल्यूशन करेगा, मतलब उस मामला को सुलझाने के लिए यूएनओ का संगठन, यूएनओ नामक एक संस्था बनाया गया था। आगे देखिए यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। पहला, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। मतलब सारे देशों में शांति बनाए रखना और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच अच्छी संबंध विकसित करना। सभी देशों के बीच एक अच्छी भावना, अच्छी संबंध को विकसित करने के लिए बनाया गया था। आगे देखिए तीसरा, मानव अधिकारों की रक्षा करना। चौथा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दो देशों के बीच या अनेकों देशों के बीच में आदान प्रदान वस्तुएं का सहयोग को बनाए रखना। लास्ट क्या, पांचवा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। सभी तरह से सभी देशों के बीच में एक संबंध अच्छा तरीका से बनाए रखना, उसी के लिए यूएनओ का वही प्रमुख उद्देश्य था।
आगे क्या है, यूएनओ के प्रमुख कार्य। पहला, युद्ध और संघर्ष रोकना, देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना। कोई भी देश के बीच में विवाद हो गया तो उसको शांतिपूर्ण तरीका से समझाने का काम यूएनओ का था। आगे देखिए क्या, शांति स्थापित करना, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति सेना भेजकर शांति बनाए रखना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर वाला, तो उसमें यूएनओ का ही शामिल से युद्ध रुक पाया था। यूएनओ का कहना था कि युद्ध शांति बनाए रखना है देशों के बीच में, तो वही इसीलिए युद्ध रुक गया था। आगे क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों का प्रचार और संरक्षण करता है। यूएनओ जो मानव को संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे क्या, मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और महामारी के समय सहायता पहुंचाता है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो उस बीच में यूएनओ को वहां जाके लोगों को सहयोग करना है। अब लास्ट क्या है, विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। मतलब यूएनओ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, मतलब किसी प्रकार का समस्या हो देशों के बीच में, तो उसमें यूएनओ का काफी बड़ा भूमिका रहता है। यूएनओ सभी देशों के बीच में एक अच्छी संबंध स्थापित करता है। वही था यूएनओ का, हम लोग देख लिए उसके उद्देश्य और क्या क्या कार्य थे। इस तरह से आप लोगों का टोटल 10 क्वेश्चन हम करवा चुके। इसमें तो हम 6 से लेकर 10 तक करा, 5 क्वेश्चन इसमें और 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा, वो भी जाके आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। टोटल जो क्वेश्चन है 10 करवाए, सारा इंपॉर्टेंट है। इससे इस एग्जाम में इससे बाहर आने का आप लोग का कम चांस है, इसी के अंदर से आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। तो आप लोग सारा वीडियो अच्छे से देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे आप लोग का 3 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें भी हम सवाल जवाब करवाएंगे सारा। और आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम, ताकि आप लोग को पीडीएफ वगैरह जाके हम प्रोवाइड करवा सके। और आप लोग को हम पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई देंगे जरूर। आप कमेंट कीजिएगा। तब तक आप अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। जय हिंद।